25 मई वर्ल्ड थायराइड डे, थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को रखा गया है। तो आशा यही करते हैं कि आप इस बीमारी के बारे में जानेंगे और सचेत हो जाएंगे। फिलहाल जैसे कि हम आपसे कह रहे थे कि हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे इन विषयों पर बात करने के लिए। कौन से विषय? एक तो CBSE के रिजल्ट्स आ गए हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ में एम्स के एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात की जाए तो उसकी तैयारी के लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। क्या कर सकते हैं आप, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं श्री संदीप सिंघल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मोटिवेटर हैं, साथ ही साथ फिजिक्स के टीचर भी हैं। और हमारे साथ हैं गगन वोहरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप भी मोटिवेटर हैं, साथ ही बायोलॉजी के टीचर हैं। तो सबसे पहले अगर CBSE की बात की जाए तो आज रिजल्ट्स आ गए हैं। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं वहाँ तो सेलिब्रेशन होगा, लेकिन जहाँ थोड़ी सी गुंजाइश रह गई, कमी रह गई, क्या कहेंगे आप संदीप जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हम रिजल्ट अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारी उस लेवल पर तैयारी हुई या नहीं। यू कैन नॉट आइसोलेट, हम रिजल्ट्स को बगैर तैयारी के आइसोलेट नहीं कर सकते। अब उसको बोलते हैं मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस। तो अगर मैंने 80 नंबर का तैयार किया और मेरे 60 आए तो परेशान होने की जरूरत है। मैंने तैयार 60 का किया और मेरे 56 आए तो मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हमारी तैयारी उस लेवल की थी या नहीं। और दूसरा, फेलियर जब तक लाइफ में नहीं होंगे सक्सेस कैसे सीखेंगे आप? सक्सेस का रास्ता फेलियर से होके गुजरता है। तो मैं इसीलिए बच्चों को यही बात बोलूंगा कि फिर अगला साल भी तो है। अगर आपने इस साल नंबर आपके कम आए हैं तो आप उसको पेपर्स को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यू हैव अपॉर्चुनिटी। आपको ये गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, CBSE अपॉर्चुनिटी देती है कि अगले साल आप दोबारा तैयारी करिए और सारे नंबरों को आप फिर बेहतर कर सकते हैं। तीसरी बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात, इस बार जो बच्चों के नंबर कम आए हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि अब धीरे धीरे हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली परसेंटेज से परसेंटाइल सिस्टम की तरफ मूव कर रही है। विच मीन्स दैट इट इज, क्योंकि अब क्या था कि हमारे जमाने में था 90% लाने का मतलब था पूरे गांव और पूरे शहर के अंदर ढिंडोरा पिट जाना। अब हर एक बच्चे के 100% नंबर आ रहे हैं। तो क्या मतलब रह गया इस चीज का? तो CBSE एक नई सोच लेके आई है, एक नया, जिसमें स्मृति ईरानी जी का काफी बड़ा योगदान है इस चीज के अंदर। एक नई सोच लेके आ रहे हैं कि सवाल इस तरह से दिए जाएं, सवाल इस तरह से पूछे जाएं जिससे कि बच्चे का दिमाग एप्टीट्यूड चेक हो सके। नंबर धीरे धीरे नंबर का प्रणाली सिस्टम घट जाएगा जी। अगर आपके 90% है और आप हाईएस्ट मार्क्स हैं तो वो 100% माना जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं जी। इस बार मैथ्स का पेपर काफी कठिन आया। अब बच्चे बोलते हैं कठिन आया, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आया, कठिन आया, क्योंकि नए तरीके से सोच डेवलप की जाए कि आप साइंस को सिर्फ लिखने से नहीं, आपकी समझ कितनी आपने डेवलप की है उसके बेसिस पर आपके नंबर जो आ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो डोंट बी स्कैर्ड, इट इज फाइन। गगन जी, जितना आसान है कहना, जैसा कि अभी कह रहे हैं, अगर हम कहें संदीप जी की बात करें तो इतना आसान है वाकई। स्पेशली जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनका कंसर्न बड़ा होता है इस समय। वो सुनते नहीं है, जैसा कि संदीप जी ने कहा कि पहले तैयारी नहीं थी इसलिए मार्क्स कम आए। इस समय कोई इस तरह से इवैल्यूएशन नहीं करता है, कम आए, क्यों आए, दूसरों के ज्यादा आए। पेरेंट्स के मन में, आसपास पीयर ग्रुप की बात करें, सब जगह यही बात होती है। क्या कहेंगे? देखिए, कंपैरिजन तो होता ही। एक बच्चा जो 90% मार्क्स लेके आ रहा है, 90% मार्क्स लेके आ रहा है, एक बच्चा जो 80% मार्क्स लेके आ रहा है, तो डेफिनेटली कंपैरिजन तो होगा ही। एक्चुअली ये जो डिफरेंस आ रहा है ये उनकी एक साल की तैयारी के बेस पर आ रहा है। जिन बच्चों ने इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी को अच्छे से समझा है जी, उन्हीं के मार्क्स आए हैं, जैसे कि हम अभी डिस्कशन भी कर रहे हैं। एक्चुअली जो पेपर अभी आ रहा है वो एप्लीकेशन बेस्ड है जी। CBSE ने अपना थोड़ा सा सोच बदली है एग्जामिनेशन पैटर्न पे। पहले, अभी से पहले 2 या 3 साल पहले जो एग्जाम आते थे उसमें बच्चे क्रैम करते थे, रट लेते थे तो नंबर आ जाते जी। अभी जैसे फिजिक्स का पेपर आया, कॉन्सेप्चुअल आया, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है, अगर आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रखे हैं, थोड़ा सा CBSE और एंट्रेंस एग्जाम में जो गैप हुआ है वो कम हुआ है। जनरली आज से 2-3 साल पहले होता ये था कि बच्चे बोर्ड की तैयारी करते थे तो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नहीं करते थे, क्योंकि वो गैप कम हो रहा है जी। तो जो CBSE एग्जाम ले रही है वो भी एप्टीट्यूड बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड ले, इसी वजह से थोड़ा स्कोर कम भी हो रहा है। लेकिन स्कोर कम होने से घबराए नहीं, जो हो गया ये तो हो गया जी। क्योंकि स्कोर, जैसे मैं अभी आज हम एम्स के लिए बात कर रहे हैं, तो एम्स का ये हमारा प्रोग्राम है, तो उसमें स्कोर बोर्ड का उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। जेई में मैटर करता है, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में सिर्फ आपको 50% नंबर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए और 60% जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में काम आएगा। अभी जो बोर्ड में हो गया उसे अब आप भूल जाएं,
ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास और अपॉर्चुनिटी आएगी। एक बार अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो दोबारा मिल जाती है। आप प्रयास करते रहे, प्रयास करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, प्रयास पूरा मैक्सिमम। बिल्कुल। एंट्रेंस एग्जाम की बात हम लोग शुरू करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी बात संदीप जी आपसे और समझना चाहेंगे। जैसा कि गगन जी ने भी कहा अभी कि जो हुआ उसको भूल जाइए, ये कहना आसान है लेकिन होता नहीं है। आपने एक बात कही थी अभी कि चाहे तो दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं मार्क्स को बेटर करने के लिए। और वो बच्चे जो अब अपीयर होंगे नेक्स्ट ईयर, अभी से आपने कहा कि साल भर की तैयारी मायने रखती है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, अभी से क्या शुरू करें वो तैयारी? जो गलतियां मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, मेरे फादर खुद एक प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि गलतियां करना ह्यूमन नेचर है, लेकिन सेम गलती दोहराना क्राइम है। क्या बात है। तो जो गलतियां बच्चों ने इस साल की हैं, उनको पहले नोट डाउन करें और उनको ध्यान दें कि वो गलतियां मुझे दोबारा नहीं करनी है। दूसरा, सारे एग्जाम्स वो दोबारा दे सकते हैं, दे कैन राइट ऑल द एग्जाम्स अगेन, एंड द वेटेज ऑफ दीज एग्जाम्स, जो अगले साल रिजल्ट आएगा वही काउंट होगा उनके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो घबराने की क्या जरूरत है? और अभी तो डिपेंड करता है कि नंबर उनको किस चीज के लिए चाहिए थे। अब बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जहां पर बोर्ड्स की वेटेज नहीं है, जस्ट स्क्रीनिंग की तरह काम करता है। बिल्कुल जी। तो अब हम बात करेंगे जो एम्स का एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे अगर उससे मुतालिक कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता ही रहे हैं, 23097532 ये हमारा नंबर है। अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल करेंगे तो 011 STD कोड लगाना ना भूलें। तो गगन जी वापस आते हैं, जो आज का हमारा मुद्दा है मेन। अगर एम्स के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो अब समय बहुत कम है, तैयारी के लिहाज से अगर बात की जाए, पैटर्न भी हमने सुना है कि चेंज हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाकी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एम्स डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप जो सबसे बड़ा एग्जाम है देश का मेडिकल का, वो AIPMT है जी, उसी को हम यार्डस्टिक बना लेते हैं। गगन जी माफी चाहते हैं आपसे, हम बात पूरी करेंगे, लेकिन हरियाणा से कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, पूछेगा अपना सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है, मेरे बेटे 12th का पेपर दिए हैं जी, तो उसके TCM में 95% है और फिजिकल में और इंग्लिश में उसके थोड़े कम है। तो जैसे वो IIT की तैयारी कर रहा है, तो क्या उसके सारे ऑल सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे और PCM के ओनली? IIT के लिए मैडम 5 सब्जेक्ट्स के नंबर जुड़ेंगे। अच्छा, पांचों के जुड़ेंगे मैम, बिल्कुल। उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो भी इंग्लिश और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पांचों के जुड़ेंगे मैम उसके अंदर। ऑल द 5 सब्जेक्ट्स विल बी कंसीडर्ड। राइट। गगन जी हम बात पे वापस लौटते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो एम्स का एंट्रेंस एग्जाम है बाकी एंट्रेंस एग्जाम से अलग है। अगर आप AIPMT की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने पहले प्रोग्राम भी किया, तो वहां बायो की वेटेज 50% जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 180 सवाल आते हैं, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी AIPMT जी। एम्स की बात आप करेंगे तो इसमें 200 सवाल आते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं, 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 60 बायोलॉजी जी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 20 जीके के, 20 जनरल नॉलेज के भी होते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करेंगे तो सबका जो वेटेज है वो बराबर है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम में आप बात करते हैं AIPMT या जिपमर या फिर आप स्टेट लेवल PMT की बात करते हैं जी, तो वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर अगर 60 क्वेश्चंस आप देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो 60 में से 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 20 एक खास तरह के सवाल होते हैं जिनको असर्शन रीजन कहते हैं। ओके, तो ये सवाल एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच, क्योंकि जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। उनमें 2 स्टेटमेंट होती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे दर्शकों को पता होता है, लेकिन ये प्रोग्राम आपका गांवों में भी जाता है जहां पहली बार बच्चे एम्स का एग्जाम दे रहे हैं। ये दूरदर्शन का बहुत अच्छा एक योगदान है क्योंकि आपका चैनल गांवों में जाता है, दूर दराज तक जाता है, तो बच्चे देखते हैं, इससे सीखते हैं, माता पिता भी। तो बिल्कुल, माता पिता भी। तो जो एम्स का असर्शन रीजन सवाल है, उसमें असर्शन एक स्टेटमेंट है, रीजन उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो वो 2 स्टेटमेंट को पढ़ना जी, फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो वो अगर एक्सप्लेन कर रहा होता है तो आंसर A होता है, नहीं कर रहा होता तो B होता है, 2 में से अगर रीजन फॉल्स होता है तो C होता है, और अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है तो D होता है। ओके, अब ये जो एम्स के सवाल है ना जी, ये थोड़े से डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी एंट्रेंस एग्जाम में 4 चॉइसेस इसमें भी 4 ही, लेकिन असर्शन रीजन डिसाइडिंग फैक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें A और B जो चॉइसेस हैं उसमें बच्चा फंस जाता है। मान लीजिए मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं जी, और उसके नीचे उसकी रीजन देता हूं। अब आपको ये देखना है कि रीजन उस स्टेटमेंट की
एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। जी। अगर है तो ए और नहीं है तो बी। जितने एम्स एस्पिरेंट हैं अक्रॉस इंडिया वो सब ए और बी में फंस जाते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, इसे जानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो 20 सवाल ऐसे फिजिक्स में है, 20 केमिस्ट्री में और 20 बायोलॉजी में जी। और 20 जनरल नॉलेज है। तो जनरली ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी एग्जाम से। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब पेपर 3 घंटे के होते हैं, एम्स का पेपर 3.5 घंटे का है। बिल्कुल। और इस बार पेपर ऑनलाइन हो रहा है जी। तो ऑनलाइन पेपर में 2 शिफ्ट्स हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन डिफरेंट हो गया। पहले परसेंटेज होता था, अब परसेंटाइल लगेगा जी। तो उस तरह से ये थोड़ा सा एग्जाम डिफरेंट है, बच्चों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल डिफरेंट है, डिफिकल्ट है कि नहीं ये हर बच्चे पे खुद डिपेंड करता है। हमारे से एक कॉलर है, पहले उनकी बात सुनते हैं। हेलो। हेलो मैम, जी। मेरा नाम रंजीश कुमार पांडे है। जी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मैं 12th में गया हूँ तो सर लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे लिखना चाहिए, ज्यादा लेंदी नहीं लिखना चाहिए, तो हमको समझ में नहीं आता है, हमको डर लगने लगता है कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल है क्या 12th। तो मतलब हमको ये पूछना है कि मतलब कैसे लिखना चाहिए बोर्ड के एग्जाम में, ताकि बोर्ड के नंबर संदीप जी। देखो बेटा, ऐसा है, अगर आपने चीज समझ ली है तो उसे लिखने की एक कला होती है जो प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। पिछले 15-20 साल के बोर्ड पेपर्स आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, आपके स्कूल की लाइब्रेरी से मिल जाएंगे। जी। स्कूल में जो पेपर्स होते हैं वो लीजिए, उनको अटेम्प्ट करिए और अपने स्कूल टीचर से उन कॉपी को जचवाइए। जितनी ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होते चले जाएंगे। क्या बात है। टू द पॉइंट लिखें, जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच रहा है तो वो आपको जानता नहीं, वो जो आपने लिखा है उसी के बेस पर मार्क्स ठीक मिलेंगे। बात है। जी। तो आपने टू द पॉइंट लिखा है, जैसे अब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के सवाल होते हैं तो उनकी एक प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट होती है। जी। अब आप 3 नंबर के सवाल में 5 नंबर का कंटेंट लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। एग्जामिनर जब वो इन्विजिलेट जो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांचेगा तो वो इरिटेट होगा, ये अननेसेसरी क्यों लिखा हुआ। साफ लिखने की कोशिश करें, अंडरलाइन करें, राइट। टू द पॉइंट लिखें, डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाएं। जैसे मैं बायो की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बायो में डायग्राम्स की बड़ी वेटेज होती है। अगर आपने देखो, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अगर आप किसी चीज को देखते हैं और उसमें मतलब एग्जामिनर को देख के मन खुश हो जाता है तो ना उसके नंबर फिर 5 में से 5 चलते Absolutely, हैं। yeah. तो वो बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी। पिछली बार संदीप जी हमारी बात हुई थी तो उसमें ये जिक्र आया था कि बायोलॉजी के ज्यादा मार्क्स थे तो बायोलॉजी टीचर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई थी लेकिन इस बार तीनों इक्वल हैं तो बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि तीनों को? इसीलिए ये देखा गया है कि जैसे पिछले साल मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था, उसका नाम था मोहक गुप्ता। एम्स में उसकी 10वीं रैंक आई थी। अभी फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज एम्स में पढ़ रहा है। जी। तो अभी उनका एक प्रोग्राम भी हुआ था, दे हैड ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम वेयर आई मेट हिम। वहां पर हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी कि भाई आप जो 11th के बच्चे उनको क्या बताओगे, एम्स में आने का क्या राज है। जी। उन्होंने कहा फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके। Because- गगन जी यहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं। This is the only platform where physics and chemistry has a very huge weightage. ओके। उसके लिए मैं 2 चीजें बच्चों को जरूर बताऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी किताब आती है जो हर बच्चे के पास होती है। एक और किताब आती है, उसको बोलते हैं एग्जाम्पलर। वो भी सीबीएसई ही इशू करता है। इट इज लाइक एन एनसीईआरटी बुक। ओके। I would advise all the students to follow Exemplar very closely. बहुत बढ़िया सवाल उसके अंदर दिए हैं जी। और एग्जाम्पलर्स के सोल्यूशन भी मिलते हैं और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उन सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए काफी अच्छा टूल है। जी। दैट इज वन। नंबर 2, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इस एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। असर्शन रीजन के लिए बच्चे जितने ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करें, जी। कुछ वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप कहें तो मैं एक वेबसाइट का नाम बता देता हूं, बच्चे वहां से सीधे सवाल डाउनलोड कर सकते हैं। दैट वेबसाइट इज कॉल्ड pacemedic@, लिख लीजिए pacemedic@gmail.com। ओके। इफ दे लॉग इन देयर दे कैन गेट असर्शन रीजन के बहुत बेहतरीन सवाल विद सॉल्यूशंस उनको बच्चों को वहां से मिल सकते हैं। बहुत बेहतरीन साइट है, क्योंकि मैंने खुद विजिट किया इस साइट पर। इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट। रतन जी, इसमें सॉल्व पेपर्स की बहुत बार बात होती है और किसी भी एग्जाम में आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कितना लाभ मिलता है उससे? देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश का नंबर 1 कॉलेज। जी। टोटल 7 एम्स हैं। एक एम्स न्यू दिल्ली है, 6 और एम्स हैं जो पटना में है, रायपुर में है, भुवनेश्वर में है
और बाकी और जगह भोपाल में भी है और जगह है। तो टोटल 672 सीट्स हैं जी। देश भर का जो क्रीम बच्चा है वही पहुंच पाता है। अगर आप एम्स न्यू दिल्ली की बात करेंगे तो वो बिल्कुल टॉप मोस्ट बच्चा पहुंचे। तो अब होता क्या है ना कि एम्स में जैसे कुछ सवाल आप ये मान के चलिए कि 200 सवाल में से तकरीबन 5 या 6 सवाल अभी पिछले 7-8 साल का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ रिपीट भी हो रहे हैं। ओके जी। एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते, उनसे रिलेट कॉन्सेप्ट रिलेटेड या फिर उसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। उसके 2 फायदे, एक तो वो जो 4-5 देखिए, क्योंकि ना इसमें नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं उसी पे आना चाह रही थी जी। हाँ, 3 मार्क्स, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का पेपर और 0.33 1/3 नेगेटिव मार्किंग। आप AIPMT की बात करेंगे तो 4 मार्क्स मिलते हैं और 1 नेगेटिव मार्किंग, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग जी। तो वो बच्चों ने पिछले साल के जो पेपर करे होते हैं ना, उनसे उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है। ये बात हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वहीं दिल्ली से हमारे पास एक कॉलर है। हेलो मैम जी, स्वागत है गुड इवनिंग इंडिया में। हाँ जी, मैं दीपक कुमार बोल रहा हूँ। जी दीपक, पूछिएगा अपना सवाल। हाँ जी, मैं ICSE का इस बार 10th एग्जाम दिया है। उसमें ओवरऑल मुझे 84% आए हैं। अच्छा। और मैं फिरजी इंस्टीट्यूट से IIT की तैयारी कर रहा हूँ। तो सर 12th में कितने % मार्क्स लाऊंगा जो IIT में मतलब अपीयर होने के? संदीप जी। बेटा, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक बार रांची में एक सेमिनार में गया था, तो मुझसे एक बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर उस साल एक साल पहले एक पटना का लड़का था जिसने रैंक 1 आया था उसका IIT में। तो बच्चा मुझसे आके पूछता है कि सर रैंक 1 नंबर लाने के लिए नंबर कितना जानना जरूरी होता है। तो ये सवाल मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि बच्चे मुझसे जनरली यही सवाल पूछते हैं जो इसने बेटा ना पूछा, लड़के ने पूछा है कितने नंबर चाहिए सिलेक्ट होने के लिए। जब उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि रैंक 1 के कितने नंबर हैं, तो मुझे बड़ा शौक लगा। तो हमने कहा 463 नंबर पाए थे जी। तो लड़का बोलता है सर 464 नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा ना सर। क्या बात। So what I'm trying to say is don't set your benchmark of the minimum requirement. जी। Go for the kill. आप जब अपना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम दे रहे हैं, तब आप ये क्यों सोच रहे हैं कि कम से कम कितने चाहिए। आप अपना बेस्ट करिए। आप तो 100 पर रखिए नजर, उसके बाद जो ऊपर वाले की मर्जी होगी उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। गो फॉर द किल। जब तैयारी कर रहे हो पूरे मन से तैयार। गगन जी, 100 पे नजर रखने के लिए कुछ टिप्स दें आप। डेफिनेटली देखिए, 100 पे नजर रखने के लिए जैसे कि सर ने कहा जी, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एक चीज और है यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। अब जैसे बाकी एंट्रेंस एग्जाम हो गए, एम्स का एग्जाम जो है वो 1 जून को होता है जी, आखिरी में होता है ऑलमोस्ट। इसके बाद एक आध एग्जाम और होता है। तो क्या होता है कि जनरली बच्चा AIPMT या बाकी एग्जाम देने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाता है कि भाई मेरे एंट्रेंस एग्जाम तो खत्म हो गए, तो अब मेरे पास मतलब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो जैसे सर बोल रहे हैं कि एक वो किलिंग या फायरिंग स्पिरिट होनी चाहिए जी। तो वो जील होनी चाहिए। एक्चुअली AIPMT और एम्स के बीच में 1 महीने का गैप आता है, तो इसमें बच्चों को सब चीजें फिर से रिवाइज करनी चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए, कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। जनरली बच्चे छोड़ देते हैं बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम, उसके बाद AIPMT का एग्जाम, उसके बाद 1 महीने के बाद एक एम्स का एग्जाम, तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वो 100% अचीव करने के लिए आपको AIPMT के बाद से लेकर एम्स तक जी पूरी जान लगा के तैयारी करनी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। संदीप जी, समय ज्यादा नहीं है, लेकिन समय वैसे भी ज्यादा नहीं है। जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में उनके लिए भी समय ज्यादा नहीं है। तो चलते चलते आप दोनों से हम चाहेंगे कुछ एक टिप्स, जो अब रिवीजन की बात करें या जो टाइम रह गया है उसमें किस तरह से बच्चे बेस्ट कोशिश कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आपने शुरू में आज एक बात कही थी कि तैयारी अच्छी होगी तभी आप आगे जाके आपको रिग्रेट नहीं करना होगा कि कैसा हुआ जी। मैं इसमें एक ही बात बच्चों को गाइड करूंगा कि जैसे अगर सब्जेक्ट फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स अथाह सागर है जी। 2 साल की पूरी फिजिक्स आनी है, 11वीं और 12वीं की। आप सब कुछ नहीं कर सकते, समय कम है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जी। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक सब्जेक्ट, एक ऐसा एरिया है जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाए ट्रेंड है। भाई अगर मुझे एक पेपर बनाना है तो मैं पिछले साल का पेपर देखूंगा ना। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं कुछ नया तो करने जा नहीं रहा हूं। तो आप ये सोचिए कि जो चीजें आई हैं वैसी ही आएंगी, बिल्कुल वही चीज जो पहले थी वही आएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक पढ़े, जो जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वही तैयार करके जाए, और साथ में जैसे मैंने कहा एग्जाम्पलर जो किताब है उसको अच्छी तरह से तैयार कर ले।
जी बिल्कुल, ये बायोलॉजी के लिए भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में बहुत खूबसूरत सवाल दिए, वो एप्लीकेशन बेस्ड है, बायो में भी और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जनरली लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि बायो है, इसे रट लो। आप अगर एम्स का पेपर एनालाइज करेंगे, बायो में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर आखिरी तक सभी चैप्टर से सवाल है। ओके। तो अब जब सभी चैप्टर से सवाल है तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की अगर हम बात करें, 60 क्वेश्चन अगर बायो में आने हैं तो 60 में से आप ये मान लीजिए 60 क्वेश्चन लास्ट ईयर एनसीईआरटी से आए, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्चुअल। ये विषय ऐसा है जिस पे बात करते रहो तो लगता है कि बहुत कुछ है जो मदद कर सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि समय अब उतना है नहीं बच्चों के पास, इसलिए हम ज़्यादा समय उनका भी लेना नहीं चाहेंगे। और आप दोनों को भी धन्यवाद करना चाहेंगे, संदीप सिंघल जी आपका, गगन वोरा जी आपका, आप दोनों कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। थैंक यू। तो ये तो बात हुई परीक्षाओं की, एंट्रेंस एग्जाम की और जिन बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं उनकी, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं बॉलीवुड की तरफ, बात करते हैं सिनेमा की। सिनेमा की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत से अदाकार हुए हैं, लेकिन सुनील दत्त अकेले ऐसे कलाकार कहे जा सकते हैं जिनके विषय में ये कहा जाता है कि उनके कलाकार पर उनका इंसान हावी है, यानी कि स्वभाव से वो वाकई इतने भले थे, इतने सरल थे, सहृदय थे कि सब लोग उन्हें प्यार करते थे। यूँ उनकी अगर करियर की बात की जाए, फिल्मों की बात की जाए तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिस पे बात हो सकती है, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2005 में उनका निधन हुआ था, आइए उनको याद करते हैं। आज ही के दिन भारतीय सिने जगत के लोकप्रिय अभिनेता सुनील दत्त की पुण्यतिथि भी है। दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन पर उद्घोषक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले सुनील दत्त ने कई यादगार फिल्मों में काम किया। मदर इंडिया, पड़ोसन, जानी दुश्मन, खानदान, नागिन, मुझे जीने दो सुनील दत्त की कुछ बहुचर्चित फिल्में रहीं। पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सुनील दत्त ने बतौर खेल एवं युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री के रूप में अपना योगदान भी दिया। तो सुनील दत्त साहब जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनके व्यक्तित्व को उनको देख के ही एहसास होता है कि वाकई जीवन में आदमी सरल हो तो बहुत कुछ कर सकता है। फिलहाल हम ये कर सकते हैं, आपसे लेंगे अनुमति इस वादे के साथ कि फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।